हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग से ये बताया था कि आने वाली वीडियो मेरी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के ऊपर होने वाली हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर यहाँ पर आए होंगे वीडियो पर कि यहाँ पर आप लोग को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, जिसको हम लोग सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी बोलते हैं, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, अच्छा। अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हो गए हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर मैथ हो, ठीक है, तो ठीक है। इन तीनों ही सब्जेक्ट की तैयारी आप लोग को आज से मेरे चैनल पर कराई जाएगी। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से ये वादा किया था कि आप लोगों को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कराई जा रही है, तो उसी क्रम में आज हमारा केमिस्ट्री जो 3 से 4 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से तैयारी करके पास हो जाओ। ठीक है, तो केमिस्ट्री का ये आज की वीडियो रहने वाली है। ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन अगर आप लोग को आ रहा है तो मेरे साथ साथ रिवीजन करते चलिएगा, और जिन बच्चों को नहीं आ रहा है वो एक बार आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सबसे ऊपर लिखा हुआ है राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है। ठीक है, राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम क्या है, या फिर दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि राउल्ट के नियम की सीमाएं लिखी हैं। दो चीज़ें पूछेगा, या तो वाष्प दाब का अवनमन का नियम पूछेगा आप लोगों से, या फिर राउल्ट के नियम की सीमाएं पूछेगा। ठीक है, हो सकता है ये देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें आप लोग से वाष्प दाब अवनमन का नियम भी पूछा गया है और नियम की सीमाएं भी पूछ ली गई हैं। एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, स्किप करने का प्रयास ज़्यादा मत करिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट अगर आप लोग मिस कर रहे हो तो ये आप लोग के लिए दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं, पिछले साल भी थे, जिनको मैंने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दिलवाई है खुद ऑफलाइन कोचिंग में अपनी, और वो लोग अच्छे नंबर से पास हुए हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, कोई नए नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप लोग को हम जो बता रहे हैं बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तभी वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, वरना डिसलाइक करके आप लोग चले जाइएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन का नियम, सेम ऐसे ही आप लोग हेडिंग डालोगे और सेम आप लोग ऐसे ही डिफिनेशन इसकी लिखोगे। ठीक है, जो भी सूत्र वगैरह हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन की बात करें तो आप लोग लिखोगे, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए, ध्यान से सुनिएगा बात, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थों के विलयनों के लिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोलर प्रभाज के बराबर होता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील विलेय, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ अवाष्पशील मतलब कि जो आसानी से पानी में ना घुलें। ठीक है, पानी में या फिर किसी भी लिक्विड में आसानी से विलय ना हो, मतलब घुले ना। ठीक है, वो, और जो आसानी से घुल जाएं। आप जिन जहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अवाष्पशील विलेय और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन यहाँ पर बताया गया। आपेक्षिक अवनमन मतलब कि कमी। ठीक है, तो क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसे कि यहाँ पर आप लोग पढ़ पा रहे हो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में पी नॉट इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि विलेय। ठीक है, एक्स जो हमारा है वो यहाँ पर विलेय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर देखिएगा, ये फॉर्मूला है आप लोग के सामने। अगर ये फॉर्मूला आप लोग लिखे आते हो और आप लोग डिफिनेशन मान लीजिए थोड़ी गड़बड़ कर देते हो, लेकिन ये वाला फार्मूला आप लोगों ने पूरा क्लियर सही से लिखा है, तो उस केस में भी अगर आपका 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो आप लोग को वहाँ पर 2 नंबर एग्जामिनर हर हाल में दे देगा। लेकिन इसके साथ ही आप लोग को एक चीज़ और लिखनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ नीचे आप लोग को दिख रहा होगा, जहाँ किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है वो जरूर से लिखना है आप लोग को। ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि जहाँ किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है भैया, पी नॉट माइनस पी एस, मतलब कि ये जो हमारा पी नॉट माइनस पी एस है। एक चीज़ और, इसको आप लोग चाहे ऐसे लिखो, चाहे इक्वल टू एक्स लगा के लिखो तब भी ठीक है, और एक्स की जगह पर अगर आप लोग ये लिख देते हो स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, तो ये भी सही है आप लोग को, जो आप लोग को सरल लगे। ठीक है, और ज़्यादा आप लोग को डीपली पढ़ना है, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, हेनरी का नियम और हार्डी सुलजे का नियम। ठीक है, तो इन सभी पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के डाली थी 2 से 3 मंथ पहले, उसको आप लोग एक बार क्लियर देख लीजिएगा, आप लोग को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसका लिंक नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हमारे, आप लोग जाके देख लीजिए, और कंपार्टमेंट एग्जाम अच्छे से आप लोग का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पी नॉट माइनस पी एस को किससे रिप्रेजेंट करा गया है, वाष्प दाब में अवनमन से, और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन में अगर पी नॉट लग जाएगा तो वो हो जाएगा भैया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, जहाँ पर क्या है, एक्स आप लोग को पता है हमारा क्या है, विलय के मूलर प्रभाज, स्मॉल एन क्या है, विलय के मूलों की संख्या, कैपिटल एन हमारा विलायक के मूलों की संख्या। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं
राउल्ट के नियम की सीमाएं। क्या सीमाएं हैं, मतलब कि लिमिट, ठीक है, अनुप्रयोग जिसको एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। क्या है? राउल्ट का नियम केवल उन आवासशील पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है जो विलायक के रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जो विलायक से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं, ये नियम केवल उन्हीं पर लागू होता है। किसका नियम? राउल्ट का नियम। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट क्या है कि जो पदार्थ, ठीक है, जो पदार्थ विलयन में संगुणित होते हैं, संगुणित मतलब हुआ कि विलयन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, मतलब कि संगुणित हो जाते हैं। ठीक है, उन्हीं के बराबर जो जैसे उनके गुण होते हैं ना, विलयन का गुण होता है किसी को भी अपने में डिजॉल्व, मतलब कि जो मिला लेता है, तो उसी तरह से जो उसमें पदार्थ होता है वो भी उसी के संगुणित होता है, उन पर भी राउल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, फिर है राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील वैद्युत अपघट्यों के तनु विलयनों पर ही लागू होता है। तो ये तीनों नियम अच्छी तरह से आप लोग कहीं कॉपी में नोट कर लीजिए। सॉरी, तीनों लिमिट जो हमने आप लोग को बताई राउल्ट के नियम की सीमाएं, तो इनको आप लोग अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिए और अच्छे से इसको तैयारी करिए। अपना कंपार्टमेंट एग्ज़ाम आप लोग बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वैसे भी टफ पेपर नहीं आएगा और इतना सरल भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में ना रखिएगा कि भैया दोबारा पेपर आएगा तो सरल आएगा या फिर कठिन आएगा। तो ना तो ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा सरल 20 का पेपर रहेगा, जैसा कि अभी आप लोग बोर्ड में देख के आए हो। आप लोग को खुद पता होगा आपकी स्थिति के समय, आप लोग किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप फेल हुए, मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री में फेल हो, तो इस समय आप लोग कितने पानी में हो आप लोग खुद अच्छी तरह से जान सकते हो। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करिए। मेरी जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। रिसेंटली जो मैंने 1 मंथ या फिर 2 मंथ पहले डाली थी, आप लोग जाके वहाँ से सभी अपने डाउट क्लियर कर सकते हो, क्योंकि पूरा कोर्स आप लोग को मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, जाके आराम से देखिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आप लोग के आ सकते हैं। ठीक है, हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध है। तो भैया इसकी सीधे डिफिनेशन लिखना स्टार्ट करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि हमें हेडिंग डाल देनी है कि भैया हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में संबंध। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइड हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर अपनी डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। हिमांक में अवनमन को हम लोग रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, डेल्टा TF से। ठीक है, क्या होता है, मूलल अवनमन स्थिरांक इंटू मोललता, मतलब मोललता के साथ अगर आप मोलल अवनमन स्थिरांक की मल्टीप्लाई करा देते हो तो आप लोग को जितना भी हिमांक में अवनमन हो रहा होगा वो आप लोग को वहाँ पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो बार बार हिमांक में अवनमन हम नहीं यहाँ पर लिखेंगे, केवल डेल्टा TF को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे, तो डेल्टा TF ही हर जगह आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल लगा के मोलल अवनमन स्थिरांक है तो हमने लिख दिया मोलल अवनमन स्थिरांक, इंटू लगा हुआ है हमने इंटू लगा दिया। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन में विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं। तुम्हारी शक्ल ही देख के लग रहा है भाई तुमको नहीं आया होगा समझ में। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को क्या कर लेना है, साइड में आ जाते हैं हम लोग, डेल्टा TF हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार हमने आप लोग को बता दिया था किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर KF लिख लिया है हमने। KF जैसे कि मेरा होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आए हो। ठीक है, साइड में हम यहाँ पर ये जो आप लोग को लिखा दिख रहा है ये हमारा पूरा क्या है, ये मोललता का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, जो कि ऊपर अभी यहाँ पर हमने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये पूरा मोललता का फॉर्मूला लिखा हुआ है। हमें क्या निकालना है, हिमांक में अवनमन, जो कि हमारा क्या होता है यहाँ पर डेल्टा TF होता है। तो देखो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। देखो क्या करो, W/m' लिखा हुआ है, इस नीचे वाले को लेके आओ ऊपर। तो ठीक है, डिवाइड में कोई चीज़ होती है तो आप लोग को पता होगा कि वो ऐसा पलट जाएगी। लिखा हुआ है M', ठीक है, इंटू लगा के आप लोग इसको नीचे वाले को उल्टा लिख सकते हो, मतलब 1000 आप लोग ऊपर लिख सकते हो और नीचे लिख सकते हो कैपिटल W। तो यहाँ पर आप लोग को ये चीज़ पता होगी। ठीक है, आई होप आप लोग को पता होगी, क्योंकि अच्छा 8 या 9 में ये पढ़ाया रहता है। उसके बाद फिर क्या है, डेल्टा TF इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो 1000 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी। ठीक है, तो 1000 इंटू W और KF भी साथ ही में, तो देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब इसको बीच में आप लोग भूल जाओ, पता है इसको यहाँ पर भूल जाओ, नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इसको तो हमने इस तरह से लिख दिया ना। फिर देखो KF इन तीनों की मल्टीप्लाई ऊपर हो गई और नीचे वाले की मल्टीप्लाई नीचे हो गई। ठीक है, TF का बेचारा इधर ही रह गया अकेला। फिर क्या करना है, हमें M' को अकेला कर लेना है। तो M' आप लोग यहाँ से अकेला कर लो, बाकी जितने भी सब हैं इसको हम लोग इक्वल के इधर भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ गया हिमांक में अवनमन। उसका देखो
किसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है वो भी हमको दिखाना पड़ेगा। लिख दो साइड में, जहाँ पर भैया किसको किससे करा गया है। एम डैश हमारा यहाँ पर क्या है, विलय का अणुभार, ठीक है। स्मॉल डब्लू हमारा क्या है, विलय का भार। के एफ हमारा यहाँ पर है मोलल अवनमन स्थिरांक, और कैपिटल डब्लू भैया हमारा यहाँ पर विलायक का भार, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद रखना है और वहाँ पर लिखना है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आप लोगों को डेफिनेशन नहीं याद रही हिमांक में अवनमन की, तो इतना आप लोग लिख दोगे ना, इतना देखो जितना हम चौक और बॉक्स में कर रहे हैं ध्यान देना, इतना केवल आप लोग लिख दोगे अगर एग्ज़ाम में, तब भी आप लोग को एग्जामिनर नंबर दे देगा, आधे नंबर, ठीक है। और पूरे नंबर चाहिए तो डेफिनेशन भी भैया याद करो, तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे आपको, है ना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे भैया, लिखा हुआ है मूलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक तथा मोलल उन्नयन स्थिरांक में क्या अंतर है। इन स्थिरांकों का प्रयोग करते हुए विलय के अणुभार ज्ञात करने के लिए दो अलग अलग सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए इस पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस देने की ज़रूरत है आप लोग को, तो बिल्कुल भी ध्यान मत हटाइएगा स्क्रीन से अगर आप लोग दोबारा भी फेल नहीं होना चाहते हो, ठीक है। तो अच्छे से देखिए और बढ़िया से तैयारी करके जाइएगा इस बार, क्योंकि इसी साल आपको पास होना है, ये चीज़ दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिए। क्योंकि अगर ये मौका आपने लास्ट मौका जो है अगर ये गंवा दिया तो ये समझ लिए पूरा साल आप लोग का बर्बाद हो जाएगा। आप लोग को फिर से इंटर में ही पढ़ना पड़ेगा अपने जूनियर लोग के साथ, ठीक है। तो अगर नहीं ऐसा चाहते हो कि पढ़ना पड़े अपने छोटे भाई बहनों के साथ या फिर इन जूनियरों के साथ, तो अभी समय है 1 से 1.5 महीना का, क्योंकि जुलाई में लगभग आप लोग का एग्ज़ाम होगा। तो अभी भी महीना 2 महीना है आप लोग के पास, अच्छे से तैयारी करना बिल्कुल, ठीक है। बाकी जो हुआ सो हुआ, अब हमें हर हाल में पास होना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। साइड में हेडिंग पड़ जाएगी मोलर उन्नयन स्थिरांक। किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी विलायक के अगर हम 100 ग्राम में, मतलब कोई अगर हम 100 ग्राम विलायक लें में किसी विलय का 1 मोल घोल दें तो उसके जो क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसी को यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट किससे करा जाता है, के डैश बी से ही हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ऊपर हम लोग के एफ से कर रहे थे, ऐसे यहाँ पर हम लोग के डैश बी से करेंगे, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेंगे इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आप लोग को दिख भी रहा होगा। पहले लिख लेंगे विलय का अणुभार, ठीक है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम से। फिर 1000 इंटू के बी डैश या फिर के डैश बी, है ना, स्मॉल डब्लू डेल्टा टी बी और कैपिटल डब्लू। ये अभी आप लोग ऊपर पढ़ के आए हो, अगर आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला है। बस अंतर किसका है, यहाँ पर वहाँ के एफ था, यहाँ के डैश बी है, ठीक है। बस अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे जहाँ पर किसको किससे करा गया है रिप्रेजेंट। स्मॉल डब्लू विलय का भार, कैपिटल डब्लू विलायक का भार, डेल्टा टी बी क्वथनांक में उन्नयन, के डैश बी मोलर उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से क्लियर हो गया। देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग को बता दें कि क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वहाँ पर 2 फॉर्मूला लिखने थे, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोगों ने देखा होगा तो 2 अलग अलग सूत्र कह रहा था लिखिए, तो एक सूत्र तो हमने लिख दिया, ऊपर आप लोग को समझा दिया। दूसरा सूत्र भी देख लीजिए हम लोग किस तरह से लिखना है। डिफिनेशन है सबसे पहले, विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर उसके क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को ही मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो डिफिनेशन आप लोग को समझा के ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, डिफिनेशन आप लोग याद करिएगा क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। हम लोग मेन अपने टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला भी लगभग मिलता जुलता है। 1000 के बी, वहाँ पे के डैश बी था, अभी ऊपर जो हम लोग पढ़ के आए इसका पहला फॉर्मूला। फिर स्मॉल डब्ल्यू, बाकी सब कुछ देखिए सेम है, बस वहाँ पर के डैश लगा हुआ था, यहाँ पर इसमें डैश नहीं लगा हुआ है, बस 2 ही इतना ही अंतर है, छोटा सा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू हमारा विलय का भार, कैपिटल डब्ल्यू विलय का भार, के भी हमारा मोलर उन्नयन स्थिरांक है। तो अब जाके कहीं ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हुआ है क्योंकि 2 हमने सूत्र लिख दिए, एक ऊपर और एक ये नीचे वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इन 2 सेलों के बीच में अंतर क्या होता है, 2024 में पूछा गया है, ये सेट में आया था एक सेट में, ठीक है। तो ये 2024 में अभी पूछा भी गया है कि वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वनी सेल में क्या अंतर होता है। तो वहाँ पर आप लोग को लगभग 3 से 4 अंतर लिखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 ही नंबर में पूछा जाता है, 3 या 4 नंबर में। तो वहाँ पर 3 अंतर आप लोग लिख दोगे तब भी आप लोग के लिए इनफ होगा।
तो देखिए सबसे पहले हम साइड में हेडिंग डाल लेंगे। एक तरफ हमने लिख रखा है वैद्युत अपघटनी सेल, दूसरी तरफ हमने लिख रखा है गैल्वेनी सेल। पहला अंतर देखेंगे, यह सेल वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, मतलब कि परिवर्तित करती है। किसमें? वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में, ध्यान दीजिएगा। और गैल्वेनी सेल इसका जस्ट अपोजिट, रासायनिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में, ठीक है। मतलब कि अगर इंग्लिश में बात करें तो जो हमारी वैद्युत अपघटनी सेल होती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, और यहाँ पर जो गैल्वेनी सेल होती है वो केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो ये आप लोग का क्लियर हुआ पहला अंतर। दूसरा अंतर देखिए क्या है, इस सेल में बाह्य स्रोत द्वारा वैद्युत ऊर्जा दी जाती है, मतलब कि बाहर से आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इस सेल में वैद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है, मतलब इसमें वैद्युत अपघटनी सेल में क्या होगा, आपको भैया इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, अपनी बिजली खर्च करनी पड़ेगी। और इसमें जस्ट उल्टा काम होता है, इसमें खर्च नहीं करनी, उल्टा ये आपको खुद बिजली देगा बना के, ठीक है। तीसरा स्टेप देखिए, वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं। इसमें स्वतः ही ये दोनों क्रियाएं हो जाती हैं। इसमें आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करानी पड़ेगी कोई भी रिएक्शन कराने के लिए, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे वो रिडक्शन हो, मतलब कि ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें अपने आप ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया होती है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ देखिए, इसमें कैथोड ऋण ध्रुव तथा एनोड धन ध्रुव होता है। इसमें भैया कैथोड धन ध्रुव तथा एनोड ऋण ध्रुव होता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे से अपोजिट होती हैं दोनों सेल। तो आई होप आप लोग को ये 3 से 4 क्वेश्चन जो हमने बताया, या हो सकता है आप लोग को पहले से आते हों या आप लोग को पहले से पढ़ रखे हों। आप लोग को अगर आते हों तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमको ये पहले से आते थे। नहीं आते हैं, पढ़ के अच्छा लगा, कुछ समझ में आया, कुछ नॉलेजफुल लगी वीडियो, तो साइड में जो ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है इसको एक बार दबा के प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को कोई भी नई वीडियो जैसी हम डालें आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि और भी वीडियोस आप लोग के लिए बनानी है अभी फिजिक्स की और मैथ की। और हिंदी इंग्लिश में अगर आप लोग कोई बच्चा अगर फेल हुआ तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि बिना किसी शर्म के देखिए कमेंट कर दीजिएगा, ताकि तभी आप लोग कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आप लोग किस में फेल हो, और आप लोग को हम उसमें तैयारी करा पाएंगे, ठीक है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।